नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस अब नजदीक है और स्वतंत्रता दिवस 2023 समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। ये तिरंगा यात्रा प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जा रही है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए भी नजर आए हैं। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल एक बार फिर से देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। वहीं अभियान का उद्देश्य है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, इसके साथ ही महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वालों को याद करना भी है। यह अभियान 2022 में बेहद सफल रहा, जहां 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया और 6 करोड़ लोगों ने HGT वेबसाइट पर सेल्फी भी अपलोड की थी। तो देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसको उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना, साथ ही जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना अहम योगदान दिया है, इसके बारे में लोगों को और ज्यादा जागरूक करना, साथ ही लोगों के दिलों में देशभक्ति की जो भावना है उसको एक बार फिर से पैदा करना इस यात्रा का उद्देश्य है। तो कर्तव्य पथ पर तिरंगा अभियान आज देखने को मिला, जहां बाइक पर सवार होकर हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। वहीं उपराष्ट्रपति ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस यात्रा के दौरान मंत्री और सांसद भी बाइक पर हेलमेट लगाए हुए बैठे हुए भी नजर आए हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA की बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल जयंत चौधरी हाल ही में दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में मतदान में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अटकलों का बाजार काफी गर्म हो गया था। इतना ही नहीं, आरएलडी के सभी विधायकों की मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई मीटिंग की एक तस्वीर ने भी इन कयासों को और ज्यादा हवा दे दी थी कि क्या सचमुच आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। वही खबरों को खारिज करते हुए रालोद चीफ मुंबई में होने वाले विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं इस बार मुंबई में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करेंगे। मुंबई में होने वाली बैठक में INDIA गठबंधन के संयोजक का चयन हो सकता है और मिली जानकारी के मुताबिक चौधरी परिवार की बहू की एंट्री अब सियासत में होगी। बता दें कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू भी चुनावी मैदान में अब नजर आ सकती हैं। आरएलडी की नजर ब्रजमंडल की 3 लोकसभा सीटों पर भी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी जब आरएलडी चीफ ने मतदान का इस्तेमाल राज्यसभा में नहीं किया था कि क्या वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो विपक्षी दलों की मुंबई में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इन दोनों ही चीजों का विवेक क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जहां तक बात है दिल्ली सेवा बिल की, तो राज्यसभा में उस समय वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी अनुपस्थित थे, जिसके पीछे कारण बताया गया कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य कारणों की वजह से उस समय उनको जाना पड़ा था। इसके बाद अगर बात की जाए तो कल सदन की कार्रवाई से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के कुछ नेता किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ सदन में अपनी बात रखेंगे और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सदन में अपनी बात रखनी थी, उसके पहले रणनीति बनाते हुए नजर आए और उस रणनीति का एक अहम हिस्सा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो कल रालोद की तरफ से ये जारी किया गया कि उनके चीफ जयंत चौधरी मुंबई में होने वाले विपक्षी गठबंधन INDIA के तीसरी बैठक में शामिल होंगे, जिसको होस्ट एनसीपी और शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी
कि बीजेपी से रालोद की नजदीकियां बढ़ रही हैं, पटना में जयंत शामिल नहीं हुए, दिल्ली से पे वोटिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आरएलडी आगे बढ़ सकती है। उन तमाम अटकलों को विराम देते हुए जयंत चौधरी मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को और भी मजबूत करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन देखिए विवेक, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां आरएलडी के कुछ नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आए। ऐसे में आरएलडी चीफ कह रहे हैं कि वो विपक्षी दलों के साथ है, तो आरएलडी चीफ की क्या बातों पर इस वक्त विपक्षी जो दल है क्या वो भरोसा कर सकता है क्या कि उनके कुछ नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरएलडी चीफ ये दावा करते हैं कि नहीं, फिलहाल वो विपक्षी दल यानी कि आईएनडीआईए के साथ खड़े हैं। देखिए, लोकतंत्र की किसी भी किताब में यह नहीं लिखा गया है कि किसी भी दल का नेता सूबे के मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता है। अगर बात करें तो आरएलडी विधायकों का जो डेलीगेशन मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री से मिलने गया था, वो किसानों की समस्याओं को लेकर गया था, बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेने गया था, नलकूप किसानों की समस्याओं को लेकर गया था। जिस प्रकार से बिजली की समस्याओं और बिजली के बिल की समस्या से किसान जूझ रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था। उन तमाम किसानों के मुद्दे समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए रालोद का ये डेलीगेशन गया था। और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई में रालोद के विधायकों ने किसान का मुद्दा भी उठाया था, लगातार रालोद किसान के मुद्दा उठाते रहती, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को कहना, उनसे मिलकर किसानों की हित की बात कहना किसी भी तरीके से अलोकतांत्रिक नहीं है। ना ही कहीं पे लिखा गया कि दूसरे दल के नेता मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर बात करें तो समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी विधायकों चाहे किसी भी दल हो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मिलना और शिकायत करना, समस्याओं पे प्रकाश डालना, रालोद ने यही काम किया था। अगर बात करें तो देखिए विवेक, लगातार आरएलडी की तरफ से 12 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की जा रही है कि 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी यूपी में हुंकार भरती हुई तो नजर आ ही रही है। तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर आरएलडी चीफ इस बार जब मुंबई जाएंगे बैठक में, तो क्या चर्चा हो सकती है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में सीट फाउंडर की चर्चा से पहले समाजवादी पार्टी से रालोद चर्चा करना बेहतर समझेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का अलायंस पहले से है, विधानसभा चुनाव से रालोद का अलायंस है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 12 सीटों पर रालोद की इस बार नजर है। और जहां तक आपने जिक्र किया विधायकों के डेलीगेशन से मुख्यमंत्री से मिलने का, तो इसके 2 संदेश रालोद ने दिए हैं। एक कि वो किसानों का मुद्दा लगातार उठा रही है, किसानों की हितकारी पार्टी है, और दूसरा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे एक छोटा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की है सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर। लगातार रालोद के प्रवक्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े पदाधिकारी ये बयान देते आ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर रालोद मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से चर्चा आ रही है कि जिस प्रकार से 32 विधानसभा सीटों पे टिकटें रालोद को दिया गया था 2022 विधानसभा चुनाव में, उस हिसाब से इनकी 6 लोकसभा सीटें बनती हैं। तो समाजवादी पार्टी 6-7 लोकसभा सीटों पर राजी है, लेकिन जिस तरीके से 12 की बात रालोद कर रही है, तो सबसे पहले अपने अलायंस के साथ जो है वो रालोद को बातचीत करनी चाहिए, और ये होगा भी। जयंत चौधरी पहले अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए विवेक, अगर हम बीते लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस की बात करें तो रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो उससे पहले का लोकसभा चुनाव हो। रालोद ने दावेदारी तो हर बार पेश की, लेकिन उनकी जीत एक भी सीट पर नहीं हुई। तो क्या विपक्षी दलों का समूह यानी कि आईएनडीआईए रालोद पर एक बार दाव लगाएगा क्या? देखिए, अगर जहां तक बात है 2019 लोकसभा चुनाव की, तो रालोद क्या समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं ये भी जग जाहिर है। बसपा का ग्राफ किस तरीके से गिरा है ये भी जग जाहिर है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ग्राफ लगातार किस तरीके से गिरता जा रहा है और कई राज्यों में सालों साल तक उनकी सरकार नहीं बनी है, ये भी जग जाहिर है। तो बात यहाँ पे सीटों के फॉर्मूले पे ज्यादा पेच फंसने वाला नहीं है। अब मुद्दा यह है कि किस प्रकार से सत्ता में पिछले 9 साल
साल से काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जाए और जिस भी पार्टी का, जिस भी राजनीतिक दल का कैंडिडेट जहां से भी मजबूती में है, जहां पे वो जनाधार रखती है, उसके कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए और पूरा गठबंधन उसे सपोर्ट करे, तब जाके यह लड़ाई जो है विपक्षी गठबंधन के लिए आसान हो पाएगी। जहां तक बात है तो जो विपक्षी गठबंधन एक साथ खड़ा है, कम से कम उसके पास लगभग 180 सीटों के आसपास का आंकड़ा है। ये विपक्षी गठबंधन 180 सीटों पर अपनी पहुंच रखता है और काफी ज्यादा मार्जिन जो है बच जाता है 543 में 180 का। तो ऐसे में सीटें फार्मूले के शेयरिंग के झगड़े में न पड़ के आपसी सहमति से लोगों को यह मुद्दा सुलझाना चाहिए और कहीं ना कहीं सपा और रालोद एक साथ इस पर बैठ के बात करेंगे। उसके बाद विपक्षी गठबंधन में सीट फार्मूलिंग की चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठीक है। धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब अटकलों के बीच जयंत चौधरी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वो मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो यूपी में बीजेपी के एक और नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। खबर अब मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला इलाके के दिल्ली रोड पर स्थित हाउसिंग सोसाइटी का परिसर सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब लोग कुछ समझ पाते तब तक मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने भाजपा नेता अनुज चौधरी पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल अनुज चौधरी को उनके परिजन और पड़ोसी तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने अनुज चौधरी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि असमोली से ब्लॉक प्रमुख का बीजेपी नेता अनुज चौधरी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी नेता अनुज चौधरी की मौत की खबर के बाद एसएसपी हेमराज मीणा सहित तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, आज थाना मझोला क्षेत्र में करीब 6 बजे के आसपास में 5:30-6 के बीच में एक घटना हुई है, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के जो व्यक्ति यहाँ पे थाना मझोला में पासनाथ जो हाउसिंग सोसाइटी इसमें रहते थे, यहीं पे शाम के टाइम पे टहल रहे थे दोस्त के साथ। उसी पे पीछे से कुछ अज्ञात बदमाश वगैरह मोटरसाइकिल पे आए और उनको गोली मारी गई, जिसमें तत्काल उनको यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में ले जाया गया था। यहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। अभी इसमें परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है। एक अमित चौधरी हैं और दूसरे अनिकेत। इनको मुकदमा पंजीकृत इसमें किया जा रहा है और कुछ लोगों को अज्ञात इसमें किया गया है। ये लगभग 6 बजे के आसपास की बात है। हम तो अपने फ्लैट में थे और कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा कोई पटाखे वगैरह बज रहे हों। तो जब हम लोग आवाज़ सुन करके जब 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, कई बजे तो कुछ डाउट हुआ कि है क्या। तो हम निकल के बाहर अपने बालकनी में आए जी। तब तक पता चला, देखे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। तो रुक करते हैं कलीम का, जो उस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से भाजपा नेता अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई है, उस हत्या में 3 शूटर शामिल थे, जिसमें साफ तौर से देखा गया कि 3 लोगों ने किस तरीके से पहले उसके सिर पे गोली मारी, फिर जब तक उसकी मौत नहीं हो गई उस पर गोलियां बरसाते रहे। फिलहाल इस मामले में जैसे ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तो इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा समर्थक सुष्मिता देवी के पति और उनके बेटा को नामजद किया गया है और उस नामजद करने के बाद मुकदमा जो दर्ज किया गया है, उस मामले को लेकर के फिलहाल अभी तक जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान जिस तरीके से इनके द्वारा अनुज चौधरी के द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था और उसमें इनके द्वारा जीत हासिल की गई थी। जीत हासिल करने के बाद ये भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन जो इनके विपक्ष में लोग खड़े थे उनसे भी जिस तरीके से ये वोटों से जीते थे, तो दोनों के बीच जिस तरीके से रंजिश की बात सामने आ रही थी, उस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो हमलावर आए थे, उन हमलावरों की तलाश में भी टीमें गठित की गई हैं। जगह जगह सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जिस सीसीटीवी फुटेज में ये हमलावर कैद हुए हैं उसमें फिलहाल पूरी तरीके से चेहरा नहीं आया है। उसको लेकर के जिस तरीके से गठन किया गया टीमों का, वो जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, तब इस मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है, देखिए कलीम, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था
दुरुस्त है, यूपी में कानून का राज कायम है, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर वाकई ये कहा जा सकता है कि यूपी में कानून का राज कायम है? क्योंकि अभी तक तो चलिए पुलिस के अभिरक्षा में अपराधियों की मौत होती थी, लेकिन अब तो सरेआम दिन दहाड़े भाजपा नेता की मौत हो गई है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए जो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, कानून व्यवस्था सख्त होने की, क्योंकि ये केवल भाजपा नेता की हत्या से ही केवल एक कानून व्यवस्था पर आवाज उठाना गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, तो कानून व्यवस्था की धज्जियां पहले से उड़ी आ रही, क्योंकि भाजपा नेता की हम हत्या से नहीं जोड़ रहे हैं। पिछली घटनाएं ले लिए, चाहे अलीगढ़ की घटना ले लिए, सर्राफा से लूट की हो, या फिर मेरठ की घटना ले लिए, या फिर कानपुर की घटना ले लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं हैं, दिन दहाड़े सर्राफा से लूट के दौरान फायरिंग करना, गोली चलाना और कई हत्याओं का सामने आना, तो उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर साफ सवाल उठता है कि आखिर कितनी दुरुस्त है। क्योंकि जिस तरीके से अब भाजपा नेता की जिस तरीके से हत्या हुई है, तो इस हत्या के बाद कानून व्यवस्था सख्त करने के जो दावे हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भाजपा नेता की हत्या के बाद इतना संज्ञान लेना और इससे पहले कानून व्यवस्था पर किस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाना, तो जाहिर सी बात है अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिसको लेकर के अब जो कानून व्यवस्था है उस पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुलिस पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इसको कितना सख्त करते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए आपको, तो चाहे हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, तो राजधानी लखनऊ की कानून व्यवस्था की जो बात करें, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में आई, क्योंकि लखनऊ में ही पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर बड़े अधिकारी बैठते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात की उसको दुरुस्त करने के लिए जगह समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है, खुद इसको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये ठीक है, देखिए कलीम, अब देखना वाकई में ये होगा कि पुलिस इस रणनीति मामले पर बनाई क्या कुछ एक्शन लेती है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। लेकिन जब इस मामले पर क्या फिलहाल मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई है और वो किस पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिए जाने का शक जता रहे हैं? देखिए जिस तरीके से दो लोगों पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि भाजपा समर्थक जो सुष्मिता देवी हैं, उनके पति जो हैं चौधरी और उनके बेटे, इन दोनों के खिलाफ नामजद जो एफआईआर कराई गई, तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दोनों पर पूरी तरीके से जो आरोप लगाए गए, शक जाहिर किया गया, उसको लेकर के पुलिस इन दोनों से भी पूछताछ करने का जो दावा कर रही है। क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरीके से दोनों पर आरोप लगाए गए उन पहलुओं की भी जांच की जाएगी, और अगर जांच में ये सभी तथ्य सामने आते हैं कि इन लोगों ने ही पूरी साजिश रची है, उसमें सर्विलांस की जो बात की जा रही है, सर्विलांस से भी पूरा देखा जाएगा। जो मोबाइल एक सबसे बड़ा आधार माना जाता है कि जो हमलावर थे, क्या हमलावरों से लगातार ये लोग फोन के संपर्क में थे, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जिनके जो साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद दोनों को हिरासत में भी लेने की जो बात वो भी कही जा रही, क्योंकि जब दोनों को हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ होगी, पूछताछ में जो साक्ष्य सामने आएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह को प्रत्याशी बनाने पर यूपी बीजेपी की कोर कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान लेगा, लेकिन बीती शाम हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में दारा सिंह के नाम को आलाकमान के पास भेजने पर मुहर लगा दी गई है। घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ले सकते हैं। इसी मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर भी बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, और चौहान 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और वो घोसी से विधायक भी बने थे। पिछले महीने ही उन्होंने पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देते हुए घर वापसी की है, तो दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाए जाने की भी उम्मीद है। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। न सिर्फ वो शामिल हुए थे, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से दारा सिंह चौहान की घर वापसी हो चुकी है। तो रुक करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सुहानी, एक बार फिर से दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं मुहर लग चुकी है, बस आलाकमान के फैसले का इंतजार है। कितना ठोस नजर आ रहा है दारा सिंह चौहान का इस बार उम्मीदवार बनना?
जी मुस्कान, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी से वो फिर से घर वापसी की है बीजेपी के, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि 2024 चुनाव में जिस तरह से दारा सिंह चौहान ने वापसी की है, कहा जाता है कि ये जो छोटे जो जाति होते हैं, कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियों के लिए ये एक कद्दावर नेता या ये कहें कि बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं इस तरह से ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी में घर वापसी किए हैं, तो दोनों नेताओं कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लिए एक बड़े ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका पूर्वांचल में एक बड़ा धाक होता है और छोटे जनजातियों के लिए इन पर एक कब्जा भी कहा जाता है, क्योंकि साथ में देखा जाए 2024 चुनाव में जिस तरह से इन लोग का जिस सीट पे हासिल किए थे उसे लेकर अब जिस तरह से दारा सिंह चौहान आई है, इसे लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये कयास लगाया जा रहा है दारा सिंह चौहान जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकते हैं योगी की। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव भी लड़ सकते हैं। साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली की सियासत कर सकते हैं और इन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह से कयास लगाया जा रहा है लोग जो बीजेपी में, लेकिन अभी क्या हो सकता है वो तो अब बीजेपी सरकार को ही बताना पड़ेगा, लेकिन ये कयास पूरी तरह से लगाया जा रहा है, क्योंकि जो देखिए सुहानी, जब भी भारतीय जनता पार्टी के नतीजों की बात होती है, फैसलों की बात होती है, तो उसको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दूरदर्शी पार्टी है, वो बहुत दूर का सोचती है, तभी नामों का ऐलान करती है, तभी कोई फैसला भी ले सकती है। ऐसे में अगर इस बार दारा सिंह चौहान को टिकट दी जाती है तो वो पूर्वांचल की कौन कौन सी सीटों पर अपना दबदबा बनाते हुए नजर आएंगे, या कितनी सीटों पर प्रभाव है दारा सिंह चौहान का पूर्वांचल में? जी मुस्कान, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह से दारा सिंह चौहान घोसी के जो विधायक थे और जो मऊ से विधायक होते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर से जब उपचुनाव होने वाला है सितंबर में, तो उसमें भी वो लड़ने की कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ से भी फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल में उनके कहा जाता है कि 7 सीटों पर जो है ओवरलैपिंग 7 सीटों पर वो चुनाव उनका दबदबा है, जिसमें से लेकर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ऐसे तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ से उनका दबदबा है और कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजातियों पर पूरी तरह से उनका कब्जा है। तो इस तरह से बीजेपी को जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव में जैसे 2014 के लेकर लोकसभा चुनाव में उनकी जिस तरह से कम सीटें मिली थी, कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सीटों पे बीजेपी अपनी उतनी पकड़ नहीं बनाई पाई थी। इसलिए जिस तरह से इस पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान आए, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस पर मजबूती के साथ पूर्वांचल पर जो है आप बीजेपी इस पर उतर सकती है और इस बार पूरा धाक जमा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर का भी ये कहना है कि जिस तरह से जो बीजेपी है छोटे जाति को अपना बढ़ाने की पूरी तरह से उनका कोशिश कर रही है, उनको जनजाति समूह में शामिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और इसी के दावा करते हुए ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। और वहीं साथ ही दारा सिंह चौहान भी का यही कहना है कि जो बीजेपी आई है तब से छोटी जाति को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं देखिए सुहानी, ठीक है सुहानी, देखिए योगी आदित्यनाथ की अगर हम सरकार की बात करें तो मंत्रिमंडल में विस्तार किए जाने की भी खबर है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही यूपी में हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव पर इस मंत्रिमंडल के विस्तार का असर कैसा देखने को मिलेगा? जी मुस्कान, जिस तरह से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो छोटे चुनाव है या बड़े चुनाव हो, वो अपने एक एक नेता को और अपने कामों को देखकर पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करके वो शामिल करते हैं। लेकिन बात करें कैबिनेट मंत्री की, जिस तरह से इस बार जो उनके कामों को देखकर जिस तरह से शामिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए मजबूती से किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश को हमें एक उत्तम प्रदेश बनाना है या भारत को एक उत्तम भारत बनाना है, और इसे लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार एक भी जो है उसमें कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो छोटी जाति से लेकर गांव-गांव पहुंच के अच्छे से अच्छे अपने नेताओं के रिपोर्ट कार्ड देके कैबिनेट में शामिल करना चाह रहे हैं। जिस तरह से दारा सिंह चौहान की बात करें तो वो छोटी जाति के लेकर पूर्वांचल के तमाम ऐसी सीट है जिस पर वो उनकी पकड़ मजबूती देखी जा रही है, और इसे लेकर पूरी तरह से योगी सरकार यही चाहती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ जनजाति को लेकर नहीं, छोटे जातियों को भी लेकर साथ में चले। बात करें जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को भी लेकर योगी सरकार कई ऐसी पहल कर रही है, तो योगी सरकार का कहना है कि छोटे से छोटे जाति से लेकर या बात करें तो गरीब जनजाति से लेकर हम इस पर काम करें और लोकसभा चुनाव में एक मजबूती के साथ उतरे। तो ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कुछ दिन पहले ही जो दारा सिंह चौहान है उन्होंने घर वापसी की थी, क्योंकि अब अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बनाया जा सकता है।
सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका का विरोध कानपुर पुलिस करेगी। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सपा विधायक इरफान की जमानत हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। 17 अगस्त को संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। कानपुर पुलिस भी सरकारी वकील के माध्यम से विधायक की जमानत का विरोध करेगी। उच्चतम न्यायालय को बताया जाएगा विधायक द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता आखिर क्या है। विधायक की जमानत होने पर इस मुकदमे के गवाहों को धमकाया जा सकता है। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी समेत 7 लोग महिला का घर जलाने के मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट से विधायक की जमानत खारिज हो चुकी है और विधायक ने अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की भी गुहार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय में इस महीने की 17 तारीख को सुनवाई थी, जो अब 23 तारीख को है, और पुलिस ने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको सभी तथ्य हमने सौंप दिए हैं। हमने उसके लिए जो शॉर्ट नोट है और जो पैरावाइज कमेंट है, जो 1 पेजर नोट है, बाकी जो भी हमारे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स है वो हमने विद फोटोग्राफ, विद वीडियो, विद कंसाइज्ड मैनर में फैक्ट और एविडेंसेस के साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अधिवक्ता है उसको हमने सौंप दिए हैं। और हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार हमने सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी प्रभावी पैरवी की है, हम यहाँ भी करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अनिल का, जो इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब इरफान सोलंकी और उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले पर सुनवाई 17 अगस्त को होने की भी उम्मीद है। इस दौरान इरफान सोलंकी के वकील क्या कुछ तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ सकते हैं ताकि इरफान सोलंकी को जल्द से जल्द जमानत मिल सके? अनिल जी बिल्कुल, दादू कि जो इरफान सोलंकी है अभी महाराजगंज जेल में बंद है। अभी कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट में इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जमानत याचिका खारिज करने के बाद जो इनकी अर्जी है उस सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी और जो सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है, खबर ये है कि जो उनकी जो सुनवाई है वो 23 अगस्त को होनी है। इसके अलावा बता दूं कि जो इरफान सोलंकी की जमानत की याचिका लगाई जा रही है वो फर्जी आधार कार्ड के मामले में लगाई जा रही है। पूरी कहानी बता दूं कि जो इरफान सोलंकी है वो जब फरारी काट रहे थे और जब इन पे मुकदमे दर्ज हुए थे आगजनी के मामले में, तो उन्होंने दिल्ली से मुंबई के लिए एक फर्जी आधार कार्ड पे सफर किया था। इसमें कुछ पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज थे जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के थे और इरफान सोलंकी जो कि दूसरे फर्जी नाम से एयरपोर्ट पे देखे गए थे। उसके बाद वो इससे पहले वो नोएडा में भी रुके थे और कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से पुलिस ने पूरी इस प्रकरण की विवेचना की है, विवेचना के बाद हालांकि जो इरफान सोलंकी के वकील है उनका कहना है कि वो वहां पे इरफान सोलंकी मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पुलिस के पास दस्तावेज है और पुलिस ने कुछ फुटेज भी मुहैया कराए हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इरफान सोलंकी जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थे और जो फर्जी आधार कार्ड से इन्होंने हवाई यात्रा की थी और दिल्ली से मुंबई गए थे। इसके अलावा बता दूं कि जब इरफान सोलंकी की हाई कोर्ट में याचिका खारिज की गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिस ने उसने भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन में ठीक है, देखिए अनिल, सुप्रीम कोर्ट से इरफान सोलंकी को जमानत मिल सकती है या नहीं, इसके परसेंटेज क्या रहेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट से तो वैसे ही इरफान सोलंकी को झटका लग चुका है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर वकील जा रहे हैं तो कौन कौन से तर्क हैं, तथ्य है और साथ ही उनको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ राहत देगा क्या? जी बिल्कुल बता दूं कि जैसा इरफान सोलंकी के वकील का कहना है कि वहां पे इरफान सोलंकी मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पुलिस के पास साक्ष्य है वो साफ साफ बताते हैं कि वो इरफान सोलंकी ही वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा बता दूं कि कुल 20 बिंदुओं पे चर्चा की गई है जिसमें जो कानपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई है उसमें 20 बिंदुओं पे चर्चा की गई है। और इसके अलावा बता दूं जो चर्चा की है उस चर्चा में जो मुख्य बिंदु है उसमें बताया गया है कि इरफान सोलंकी के ऊपर कानपुर समेत उन्नाव में लगभग 18 मुकदमे दर्ज है और जो जितने मुकदमे हैं सब गंभीर धाराओं मुकदमे हैं और कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी गैंगस्टर भी है। और इरफान सोलंकी में बड़ा आरोप है कि इरफान सोलंकी जो थे कि जमीन भूमाफिया थे, भूमाफिया इस तरीके से थे कि सस्ती जमीनों को खरीदते थे और लोगों पे दबंग कब्जा करके उसको सस्ते में खरीद लेते थे और महंगे में बेचते थे। और ठीक है, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दायर कर दी है जिस पर सुनवाई अगस्त में होनी है। अब ये देखना होगा क्योंकि हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी को झटका लग चुका है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से इरफान सोलंकी और उनके वकील को उम्मीद है कि हो सकता है इस बार उन्हें राहत सुप्रीम कोर्ट से ही मिले। तो
तो देखिए, यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र लगातार जारी है और मॉनसून सत्र हंगामेदार भी है। इसी बीच अखिलेश यादव